हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन, और उसमें हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला, और उसमें नगर नियोजन पढ़ लिया था हमने, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। किस प्रकार जो अन्न का भंडारण किया जाता था और उनकी किस प्रकार लंबाई चौड़ाई थी और किस प्रकार से वो विशेष महत्व रखते थे। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी नहीं थे, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी नहीं मिले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे आज विशाल जलाशय और स्टेडियम। तो विशाल जलाशय और स्टेडियम यानी कि विशाल जो जल भंडारण था और किस प्रकार बड़े बड़े स्टेडियम्स का मैदानों का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो पढ़ते हैं धौलावीरा के उत्खनन से, उत्खनन लिखा है, ये उत्खनन है वैसे, यानी कि उसकी खोदने से, उसको खोज करने से 16 बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। 16 बड़े बड़े जिसमें जल का भंडारण किया जाता था वो जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी होती है। यानी कि जल संग्रहण करने का भी उनका अच्छा तरीका था, यानी कि जल संग्रहण करने के लिए वो जलाशयों का निर्माण करते थे। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर, यानी कि किसी पत्थर को या किसी पहाड़ी को काटकर 95 गुना 11.42 गुना 4 मीटर का जलाशय बनाया हुआ है। ये लंबाई चौड़ाई और इनकी गहराई का नाप है। इसके अलावा धौलावीरा से स्टेडियम भी मिलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसके अलावा धौलावीरा से विशाल स्टेडियम, मैदान वगैरह कह सकते हैं जिसको, के प्रमाण भी मिले हैं, के सबूत भी मिले हैं। स्टेडियम का आकार 283 बाई 45 मीटर है। 283 बाई 45 मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। जिस प्रकार सीढ़ियाँ सी बनी होती है ना, उसी को कह रहे हैं सोपान, अर्थात बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है। जो समारोह होता है, यानी कि जहाँ समारोह होते हैं, वह स्थल दुर्ग की प्राचीर से, यानी कि किले से जुड़ा हुआ है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर है। अब है विशाल गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ समुद्र के किनारे समुद्री जहाज़ों को ठहराया जाता है वे। तो विशाल गोदीबाड़ा। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसे पुराविद S.R. राव ने गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड बंदरगाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना है। इसका औसत आकार 214 गुना 36 मीटर है। वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था, जिससे गोदी में पानी आता था। राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी, यानी कि सबसे पुरानी भी थी। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से क्या है? बड़ा है। तो विशाखापट्टनम भी एक क्या है? डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। तो जो पुराने समय में मिला है कौन सा? विशाल जो गोदीबाड़ा मिला है, तो वो किससे बड़ा है? विशाखापट्टनम से भी बड़ा डॉकयार्ड
है। यानी कि पुराने समय में भी बहुत बड़े बड़े डॉकयार्ड बनाए जाते थे भी। तो आगे है आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। कला लिपि का मतलब होता है किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। और विज्ञान साइंस से संबंधित, यानी कि उस समय विज्ञान कितनी थी चलन में, तो इस सब का पढ़ेंगे हम। यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मनके, मृद भांड का मतलब होता है, मृद का मतलब मिट्टी और भांड का मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, कांस्य मूर्तियाँ व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट या महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। यहाँ से शैलखंडी की, योगी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की, कांसे की, यानी कि कांसे की और मिट्टी दोनों की मूर्तियाँ मिली। यानी कि मिट्टी के साथ साथ लोग कांसे से भी परिचित थे, जो कांसा एक धातु है। कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। मृण मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। कुबड़दार बैल की मूर्तियाँ भी कला का प्रतीक हैं। मुहरों पर किए गए चित्रण से हमें यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति जो जानकारी है वो प्राप्त होती है या मिलती है। ये मृण मूर्ति जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, और मृद भांड मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे। इस सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन, संक्षिप्त लेख, उत्कीर्ण है, यानी कि लिखा हुआ है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम आती है, यानी कि घुंडी सी बनी हुई है जो खूंटी वगैरह पे जैसे प्रकार अपने टांग देते हैं, तो उस पर टांगने के लिए तो घुंडी बनी हुई है जो टांगने का काम आती है। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है, यानी कि अभी भी देखो इतना सारी जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी विद्वान लोग यही कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु लिपि है, उसका विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। सिंधु लिपि का मुहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये मुहरें हैं भी जो प्राप्त हुई हैं। सिंधु लिपि धोलावीरा, आगे है सिंधु लिपि धोलावीरा। विज्ञान की दृष्टि में, यानी कि साइंस की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। गणित की संख्याओं के लिए भी प्रतीक चिन्ह थे। गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे, यानी कि जानकार थे। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष भी मिले हैं जो संभवतः औषधि के रूप में काम आते थे। कालीबंगा व लोथल से
खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जो सभ्यताएं हैं उनको जो उत्खनन हुआ है तो वहाँ से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से और लोथल से। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। इसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। उसमें से ऐसा लगता है कि कुछ छेद क्या हो गए? भर गए थे। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं, यानी कि ऑपरेशन करने की पद्धति भी उस समय थी। यानी कि उस खोपड़ी के अंदर 6 सुराख मिले हैं, 6 छेद मिले हैं, तो ये शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वगैरह कह सकते हैं जिसको, शल्य चिकित्सा का संकेत देते हैं। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित थे। धातु की ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से भी वे परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी कि नाचने वाली का कांस्य मूर्ति, नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। दैमाबाद से रथ की आकृति इसके प्रमाण हैं, यानी कि इसके सबूत हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। आज भी मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, वो चाक पे ही बनाता है। एक गोल पहिया सा होता है पत्थर का और उसमें एक सुराख होता है, उसको डंडे के बल जोर से घुमाया जाता है और जोर से घुमा के उस पर मिट्टी को विभिन्न प्रकार के आकार दिए जाते हैं। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि भट्टियों के अवशेष भी मिले जिसमें उन मिट्टी के बर्तनों को क्या किया जाता था? पकाया जाता था, ताकि आसानी से वो फूटे नहीं। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग करके तुलिका यानी कि छोटी सी तीलियों वगैरह से काले रंग की डिज़ाइन भी बनाई जाती थी, यानी कि डिज़ाइन भी बनाने का काम किया जाता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी। आगे है आर्थिक उपलब्धियां, यानी कि धन की दृष्टि से देखा जाए, अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी किस प्रकार की उपलब्धियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था, जो उनकी कृषि व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत थी, यानी कि कृषि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे। पशुपालन, पशुओं को भी पालने का काम करते थे। उद्योग धंधे यानी कि छोटे मोटे व्यवसाय उद्योग धंधे भी करते थे। और आंतरिक और बाह्य व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। आंतरिक और बाह्य प्रमाण, बाह्य व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि विदेशों के साथ व्यापार भी होता था। विदेशों के साथ नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी राज्यों देशों के साथ भी उनका क्या होता था? व्यापार वो करते थे। इसके भी सबूत, इसके भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। नवीन साक्ष्य से संकेत मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। नवीन साक्ष्य, जो नए साक्ष्य मिले हैं, जो नए सबूत मिले हैं, जो नए उत्खनन किए हैं, उससे जो सबूत प्राप्त हुए हैं, उससे ये भी पता लगता है कि लोग घोड़े से भी परिचित थे, यानी कि घोड़े के भी जानकार थे। सुरकोटड़ा व रणघुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा व रणघुंडई ये 2 स्थान हैं, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि लोग घोड़े का भी प्रयोग उस समय करते थे। ऐसा राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। डॉक्टर V.S. वाकणकर के अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़ों की अस्थियां भी मिली हैं, घोड़ों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अब आगे है उन्नत कृषि कार्य, यानी कि कृषि कार्य में भी वो निपुण थे, क्योंकि हम पढ़ गए हैं पीछे विशाल अन्नागार मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आर्थिक समृद्धि थी तो ही इन चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया है और कृषि कार्य किया है, तो ही तो उनको विशाल अन्नागार बनाया उन्होंने, उसका स्टोर करने के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए। तो इससे पता चलता है
कि वहाँ जो कृषि कार्य था वो बड़ा ही उन्नत था। अनेक स्थानों से प्राप्त विशाल अन्नागार संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था, यानी कि अनाज का जो उत्पादन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, अच्छी मात्रा में होता था। उत्पादन से ही महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ। मुख्य उत्पादन गेहूँ, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, ये भी फसलों के उत्पादन है, भी दालों के हैं, अनाजों के हैं, आदि का खूब उत्पादन होता था। कपास, खजूर, तिल व चावल का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, यानी कि जुताई करने के लिए भी लकड़ी के हल बनाए जाते थे और उन्हीं से वो क्या करते थे, जुताई वगैरह करते थे। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है, जो कि दोहरी फसल का संकेत देता है। फसल कटाई तांबे के हांसिए व पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा हुआ होता था। तो आगे है उद्योग व्यवसाय, तो इसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये जो करवाए गए हैं आप इसको बढ़िया तरीके से करोगे और याद भी करोगे, लिखना भी है इसको। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।